तो मैं ऐसे मानता हूँ कि गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वो जो उन्होंने दावे किए थे हर मोर्चे पर फेल हो गई है। नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त बामसेफ के कौमी सदर कुमार काळे हमारे साथ हैं। तो आइए कुमार काळे साहब से इस वक्त मौजूदा हालात और देश के जो भी हालात हैं इसको लेकर हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनका नज़रिया क्या है, वो किस हवाले से इन हालात को देखते हैं, इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुमार काळे साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम कहते हैं, वेलकम कहते हैं हम आपको। सबसे पहले तो ये है कि आप ज़मीनी सतह पर हर छोटे बड़े मामलात पर, हर छोटे बड़े हालात पर आपकी गहरी नज़र है। आप बहुत संजीदगी से इस पर काम कर रहे हैं और ख़ासकर दबे कुचले तबकात जो हैं उनके हक़ के लिए आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। तो आप मौजूदा हालात को किस नज़रिए से, किस तरीके से देखते हैं? देश के हालात जो है ये जानबूझकर ख़राब करने की प्रक्रिया सरकार के द्वारा की जा रही है। इसमें सरकार जो है एज एन रोल बहुत बड़ी भूमिका निभाने के काम में काम कर रहे हैं। अभी कल परसों ही घटना आपने देखी होगी कि नुपुर शर्मा हो या नवील जिंदल हो, इनके द्वारा जिस तरीके से पैगंबर साहब के अवमानना का मामला हुआ, किस तरीके से उनके विरोध में अभद्र टिप्पणियाँ की गई, तो ये जो सारी चीज़ें बीजेपी के स्पोक पर्सन के द्वारा हो रही है, ये केवल बीजेपी के द्वारा किया गया मामला नहीं। इससे पहले भी उनके कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा, अलग अलग पदाधिकारियों के द्वारा इस तरीके की बहुत सारी ऐसी बातें जो कही गई है, जो इस देश के अंदर की जो एक कम्युनल हार्मनी है, इस देश के अंदर का जो लॉ एंड ऑर्डर है या संविधान की जो मान्यता है, उसको ठेस पहुंचाने की या उसको तोड़ने की बात वो लगातार कहते रहे। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो जानबूझकर की जा रही है और उसका वो अपने राजनीतिक मकसद के लिए लाभ उठाना चाहते, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर जो उन्होंने दावे किए थे हर मोर्चे पर फेल हो गई है। जिन मुद्दों के आधार बनाकर उन्होंने चुनाव लड़े थे उसमें से किसी का भी समाधान करने के लिए वो लायक नहीं रहे। इस स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने यही एक तरीका है जिसका आधार बनाकर वो लगातार नॉन इश्यूज़ को इशू बनाकर लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं। तो इससे जिस तरह से आपने कहा कि संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और वैसे भी आम तौर पर खुले तौर पर गांधी की विचारधारा को कम करने और वहीं गोडसे की विचारधारा को लागू करने या गोडसे की विचारधारा गोडसे को अहमियत देने का तो काम किया ही जा रहा है, तो इससे संविधान को कितना ठेस पहुंच सकता है या संविधान को ख़त्म करने की अगर साजिश की जा रही है तो वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं? देखिए, देश ना गांधी की विचारधारा से चलेगा ना गोडसे की विचारधारा से चलेगा। देश तो संविधान के आधार पर चलेगा। अगर आप ये दो चीज़ों के आधार पर सोचेंगे कि एक तो गांधी की विचारधारा से चलाने की कोशिश करोगे या तो गोडसे की विचारधारा से चलाने की कोशिश करोगे, तो मैं ऐसे मानता हूँ कि गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में है कि वो गांधी और गोडसे में अंतर करते हैं। जिस दिन हम लोग ये समझ ले कि गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा में किसी तरीके का कोई अंतर नहीं है, तब हम लोग हकीकत से रूबरू हो जाएंगे और उससे बाहर निकलकर अपनी समस्या का समाधान करने का हमारा अपना अप्रोच होगा। तो थोड़ा आप इस पर रोशनी डालें कि गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा में फ़र्क नहीं कहा आपने। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो बताएं कि किस तरह से नहीं। इस देश के राजनीति में राजनीति के साथ धर्म जोड़ने की अगर कोई बड़ी बात की गई हो, धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ने की बात अगर की गई हो तो गांधी के द्वारा की गई थी। हिंदू राष्ट्र, हिंदू स्वराज की संकल्पना भी गांधी के बार बार कही गई हुई थी और बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर ये जो कम्युनल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसमें गांधी और कांग्रेस का बड़ा रोल रहा हुआ है। इन चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता। तथ्य जो है वो ये तथ्य बहुत सारे सबूतों के साथ। तो गांधी की विचारधारा से अक़लियतों को, जैसे दलितों को, आदिवासियों को, SC/ST को फ़ायदा पहुंचाने का कोई काम नहीं हुआ था? आप खुद इस चीज़ का सबूत लेकर कर सकते हैं कि इस देश के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, इस देश के अंदर के जो शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब है, इनके अधिकारों के लिए क्या संघर्ष हुआ और उसमें गांधी जी का क्या रोल था, ये सारा तथ्यों के साथ एक पुनः पैट शेड्यूल कास्ट के लोगों पर थोपा गया। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान मतलब जो अंग्रेज़ों से लड़ झगड़ कर जो अधिकार लेकर आए थे, वो सारे के सारे अधिकार गांधी जी ने जान की बाजी लगाकर छीन लिए। ट्राइब के ऊपर भी पूना पैक्ट जबरन थोपा गया,
बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के ऊपर भी उसके इनडायरेक्ट परिणाम हुए, देश के पार्टीशन के हालात खड़े हुए। उन सारी चीज़ों के लिए अगर आप देखेंगे विस्तार से, क्योंकि अभी ये इंटरव्यू के लिए कि बहुत छोटा मामला रहेगा, विस्तार से इन बातों को समझाया जा सकता है कि किस तरीके से भारत की राजनीति में ये जो आप जिन मुद्दों की बात कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ हो, SC/ST हो या बैकवर्ड हो, इनके अधिकारों के लिए किसने संघर्ष किया और उसके विरोध में कौन थे। तो मैं खुलकर ये बात कह सकता हूँ कि SC/ST BC के लोगों के अधिकारों की लड़ाई में गांधी का कोई बड़ा रोल नहीं था, बल्कि उनके अधिकारों का, माइनॉरिटीज़ के भी अधिकारों का खुलकर विरोध करने का काम उन्होंने किया। अगर आप पूना पैक्ट के दस्तावेज पढ़ोगे, संविधान सभा के दस्तावेज पढ़ोगे, या उससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो गांधी जी ने जो बातें कही थी, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वो क्या कह रहे थे। येरोरा जेल में गांधी जी ने मुस्लिमों के रेफरेंस में क्या कहा था, संविधान मतलब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या बातें कही, उनका सारा लिखित लिटरेचर, इसको पढ़ लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो SC/ST का इस वक्त रोल क्या है किस संदर्भ में? जो मौजूदा हालात हैं, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि SC/ST पर तकरीबन एक सदी से इस पर जुल्म होता रहा है और आज भी हो रहा है। जब ये अपने आप को मजलूम मानते हैं तो फिर इसके बावजूद बीजेपी का समर्थन करते भी नजर आते हैं। इसके हवाले से आप क्या? SC/ST के नेता बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर उसका कोई SC/ST का जो भी जागृत आदमी है, बहुजन समाज का, या जो भी इस देश के अंदर जो जागृत है, जो हालात से वाकिफ़ है, वो किसी भी तरीके से बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा। नेता जो है समाज के, वो SC/ST BC के, उसके अंदर के जो नेता है जिनको बीजेपी ने समाज के अंदर प्रोजेक्ट करके स्पॉन्सर करके रखा हुआ है, वो बीजेपी के समर्थन में, समाज समर्थन में नहीं है जी। तो इस वक्त बामसेफ का क्या रोल है? बामसेफ किस लेवल पर काम कर रही है? बामसेफ का असल मकसद क्या रहा है? देखिए, बामसेफ समाज के अंदर एक सामाजिक क्रांति का, व्यवस्था परिवर्तन का एजेंडा लेकर काम कर रही है, और उस सामाजिक क्रांति के लिए समाज के अंदर जो सामाजिक जागरण का बहुत बड़ा अभियान बामसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है। और लगातार हम समाज के अंदर इन्हीं सामाजिक मूल्यों को, जो आप जिस तरीके से कह रहे थे कि देश के चलाना किस आधार पर होगा, तो वो संविधान के मूल्यों पर चलेगा, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, इन्हीं मूल्यों पर वो चलेगा। उन संवैधानिक मूल्यों को समाज में प्रस्थापित करने के लिए समाज के अंदर काम करने की ज़रूरत है। समाज के अंदर भाईचारा निर्माण करना है। ये जो सारा कम्युनल हेटरेट है, जाति के आधार पर जो समाज को तोड़ा गया, उसको जोड़ने के लिए समाज के अंदर लगातार आपको भाईचारे का, विचारधारा के आधार पर प्रचार प्रसार करने का काम करना होगा, और बामसेफ के माध्यम से वो चीज़ें लगातार चल रही है। तो मुसलसल आपके इसमें काम हो रहा है, तो आपके साथ लोगों का जुड़ने में लोग कहाँ तक आपका समर्थन करें? बड़ी संख्या में लोग जो है देश भर में बामसेफ फैला हुआ है, और बड़े संख्या में लोग जो है SC/ST BC माइनॉरिटीज़ के इसके साथ जुड़े हैं, और ये कारवां लगातार आगे बढ़ने की स्थिति में है। और हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस निर्धारित समय में हम लोग देश के अंदर जो परिवर्तन का जो मुद्दा है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर हाल ही की अगर बात की जाए तो मुसलसल, सिर्फ कर्नाटक की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि कर्नाटक में मुसलसल मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नए नए मुद्दों के ज़रिए मुसलमानों को खास कर निशाना बनाया जा रहा है। जैसे हिजाब से लेकर हिलाल की बात की गई, फिर वहाँ पर अजान की पाबंदी, लाउड स्पीकर को लेकर हुआ, अब मस्जिदों को लेकर भी और मुद्दे चल रहे हैं। और जिस तरह से ज्ञानव्यापी का मामला है, कर्नाटक की कई मसाजिद को निशाना बनाकर वहाँ मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट क्यों बनाया जाता है? ये आप जो कह रहे हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर ये जो मुद्दे कर्नाटका में आए, उसी तरीके से देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के ऊपर, ट्राइब के ऊपर भी लगातार एट्रोसिटीज़ हो रही है। उन मुद्दों को भी आपको जानने समझने की ज़रूरत है। मुस्लिमों के साथ में जो चीज़ें हो रही है, निश्चित ही एक सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। और उसी साथ में जैसे शेड्यूल कास्ट, ट्राइब या बैकवर्ड लोगों के साथ में भी लार्ज स्केल पर उनके भी ऐसे हज़ारों मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर आज तक कोई काम नहीं किया है। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के सेंसस का मुद्दा पेंडिंग है। SC/ST के एट्रोसिटीज़ के बहुत सारे मामले देश भर में चल रहे हैं, और इन मुद्दों के ऊपर किसी तरीके से कोई चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रही, ना ही उनके किसी भी मुद्दे का समाधान हो रहा है। ये जो हिजाब का मुद्दा हो, हलाल का मुद्दा हो, या अभी जो ये सारी कंट्रोवर्सी बीजेपी के पार्टी प्रवक्ताओं के द्वारा की गई है, एक सोची समझी रणनीति के तहत है। मैंने शुरू में भी कहा कि वो जानबूझकर जो है एक नॉन इशू को इशू बनाने के काम में लगे, ताकि जो बेसिक मुद्दे जो है, इन मुद्दों के ऊपर जो सरकार हर मोर्चे पर जो फेल हुई, जैसे महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल, गैस, डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का रेट जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं।
बीजेपी ने दावा किया था कि 2 करोड़ नए रोजगार देंगे। नए रोजगार तो छूटे, जो थे वो बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन के दौरान इतना ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ, अभी तक सरकार उसका सही तरीके से आंकड़ा नहीं दे पा रही। उनके परिवारों का उनका मतलब जो कंपेंसेशन करना, उसको सेटल करना या उन हालात से लोगों को बाहर लाना तो दूर की बात। हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हुई है। अब जिन मुद्दों के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़े थे वो सारे मुद्दे फेल हो गए। दोबारा उनको चुनाव लड़ना है या जाना भी है तो उसके लिए उनके पास क्या है? तो 2024 के चुनाव का जो एजेंडा है वो अभी से सेट करने के काम में लगे हैं, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण किए बगैर इस देश में कोई भी चुनाव जो है वो आज तक बना नहीं है, जीत ही नहीं सकते। माइनॉरिटीज़ के लोग जो है, ब्राह्मण सबसे बड़ी माइनॉरिटी भारत में, वो सबसे जो हम लोग ये कहे कि माइक्रो माइनॉरिटी, बड़ी माइनॉरिटी का कहने का मतलब जो है कि माइक्रो माइनॉरिटी है, वो माइक्रो माइनॉरिटी संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं बन सकती। वो देश के सबसे बड़ी पंचायत का नेता कैसे बन सकते? तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किए बगैर, धार्मिक ध्रुवीकरण बगैर नहीं कर सकते। धर्म का राजनीति में इस्तेमाल जो किया जा रहा है इसीलिए तो किया जा रहा है। अब संविधान इसकी मान्यता नहीं देता, मगर संविधान इन चीज़ों के विरोध में है। चुनाव आयोग को इस बात के लिए पहल करके इन चीज़ों को रोकना चाहिए, मगर चुनाव आयोग, मीडिया, न्यायपालिका खुलकर इन चीज़ों के विरोध में खड़ी होनी चाहिए, नहीं हो रही। क्या वजह? शासक वर्ग के समर्थन में जब, क्योंकि ये सारी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, वो व्यवस्था का अंग है, और व्यवस्था पर ब्राह्मणों का नियंत्रण होने के कारण वो एक दूसरे के निहित स्वार्थों का समर्थन करने के काम में लगे। तो ऐसे वक्त में जहाँ पर खासकर एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, तो मुसलमानों का रोल क्या होना चाहिए आपके नज़रिए से? देखिए, अभी इसमें मुस्लिमों के रेफरेंस में या जो भी सारी चीज़ें जानबूझकर करवाई जा रही है, वो इस देश को या इस माहौल को, इस निज़ाम को हिंदू मुसलमान का निज़ाम बनाना चाहते, ताकि SC ST BC के लोगों को प्लान बनाकर हिंदू बनाया जा सके, और हिंदू बनाकर उसका इस्तेमाल ब्राह्मणों की राजनीति के लिए करना वो चाहते। बीजेपी इसका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर करना चाहती है, कांग्रेस इसका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर करना चाहती है। ये असल में SC ST BC के इस्तेमाल का एजेंडा है। तो ऐसी स्थिति में SC ST BC के लोगों का इस्तेमाल अगर हिंदू के नाम पर हो रहा है तो वो इस्तेमाल जिसका होता है उसका तो कोई भला नहीं होता। राम मंदिर के नाम पर कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद में कितनी SC ST BC के लोगों को उस कमेटी में लिया गया, ट्रस्ट में कितने लोगों को लिया गया? जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया सबसे ज़्यादा वो लोग लड़े, ना कल्याण सिंह का नाम है ना उमा भारती का नाम है, कि वो 15 के 15 नाम उठा कर देख लीजिए कौन है। ये तो इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है। अगर वो इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं तो उसको हम लोगों को समझकर उसकी रणनीति को विफल करने का काम करना चाहिए। ये धार्मिक ध्रुवीकरण ब्राह्मणों के समर्थन में जाने की बात है। अगर वो धार्मिक ध्रुवीकरण आप रोकना चाहते हो तो SC ST BC का और मुस्लिमों का जो भाईचारा जो है, इतिहाद जो है, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हमें समाज में काम करने की ज़रूरत है। तो बामसेफ से यही काम हो, बामसेफ इसी काम के लिए तो समाज में काम कर रही है। हम इतिहाद की बात करेंगे मगर बगैर बेदारी का इतिहाद नहीं हो सकता। मजलूम का मजलूम के साथ इतिहाद हो सकता है, जालिम और मजलूम का इतिहाद कैसे हो सकता है? तो बगैर बेदारी के अगर हम इतिहाद की बात करते रहेंगे तो ये नहीं होगा। तो बेदारी करने के लिए आपको समाज में जाकर काम करना होगा, और ये काम जो है साल के 365 दिन करना होगा। अगर हम लोग किसी एक मौके पर या किसी एक अवसर पर अगर इस बात को कहते रहेंगे तो उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो 24 घंटे हमारे समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का उसके लिए प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा कर रहे हैं, जानबूझकर ये सारे बयान दे रहे हैं। ये जो बयान नुपुर शर्मा के द्वारा आया, ये कैलकुलेटेड। अब पार्टी की प्रवक्ता अगर किसी बात को कहती है तो वो पार्टी के आइडियोलॉजी के आधार पर कह रही। अब ये केवल निपुल वर्मा का मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे कैबिनेट मंत्रियों के मामले सामने आए, अब बड़े बड़े सीनियर लोगों के सामने आए। अब वो जो लोग कह रहे थे उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये जो है वो सोची समझी रणनीति के तौर पर नुपुर वर्मा ने जो कहा वो कोई पार्टी लाइन के अलग से कोई बात नहीं कही गई थी। बीजेपी ने बस इतनी बात कही कि अपनी चमड़ी बचाने के लिए उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया, मगर इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसमें नीति और नियत दोनों हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। आखिर में एक सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात की जा रही है, आपका अपना क्या नज़रिया, आपको क्या लगता है कि वाकई में 2024 तक हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकते हैं? देखिए, आप अगर इसको हिंदू राष्ट्र बनाना पर तुले है तभी वो बनेगा। जब तक आप इसको हिंदू राष्ट्र कहते रहोगे होगा। भारत है वो संविधान के आधार पर चलता है, संविधान के मूल्यों पर चलेगा, तो उन्हीं मूल्यों पर चलाने के लिए ये सारी बाध्यता है। ब्राह्मण जो है ये हिंदू के नाम पर SC ST BC का इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं।
हिंदू राष्ट्र के नाम पर कितने SC ST BC के लोगों को आप उठा कर देखिए, जुडिशरी का आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, सेक्रेटरीट का आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, जहां सत्ता के केंद्र है उन सारी चीज़ों को उठा कर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि हिंदू के नाम पर वहाँ कौन बैठे। IITs में, IIM में जाकर देखिए, जब SC ST BC के लोगों को अधिकार देने की बारी आती है तो सुप्रीम कोर्ट में लोग जाकर खड़े होते और उनके अधिकार को खुलकर विरोध करते, रिजर्वेशन को रोकने के लिए काम करते, उनके सारे अधिकारों के विरोध में खड़े होते और बाहर आकर कहते हैं हिंदू राष्ट्र आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र नाम की कोई संकल्पना नहीं है, ये सच और मतलब फैक्ट है कि ये ब्राह्मण राष्ट्र है और ब्राह्मण राष्ट्र के नाम पर हिंदू राष्ट्र की चर्चा वो कर रहे हैं। अगर आप ये मानकर चलोगे, मुस्लिम अगर ये सोचते रहेंगे हिंदू राष्ट्र है, तो इस तरीके से वो बाद में बनाएंगे। आपने पहले मान लिया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे में वो काम कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक मुसलमानों की बात की जाए, मुसलमान ना तो हिंदू राष्ट्र को लेकर संजीदा है, ना मस्जिदों के मामलात को लेकर संजीदा है। एक खुली बात है कि बेदारी कुछ लोगों में है, बाकी लोग आमतौर पर वो SC ST के हो, मुसलमान हो, जो भी हो, अपनी ज़िंदगियों को लेकर संजीदा है, उन्हें इन इश्यूज़ से कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह की आपकी संगठना है और ऐसे मुसलमानों की जो संगठना है वो सीरियस हो सकते हैं इन मामलात को लेकर, वरना लोगों में तो वो उतनी बेदारी भी नहीं है और वो हिंदू राष्ट्र हो या हिंदुस्तान है या भारत रहे, उन्हें कुछ फ़र्क इस वक्त नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हालात बदलेंगे तब इन लोगों को शायद उसका एहसास। आप नहीं बदलने वाले, अगर आप हालात के भरोसे बैठोगे तो हालात आपको बदल देगा, आप हालात नहीं बदलोगे। हालात को बदलना पड़ेगा, हालात को बदलने के लिए पहल करनी। हालात बदलने की, जो माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आप खामोश रहेंगे तो वो तो बदल कर जाएंगे ना। नहीं, वो देखो, हालात हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठेंगे, आपको उसके लिए पहल करनी होगी। उस पहल के लिए क्या करना होगा, तो जब समाज के अंदर के जो मजलूम है उन मजलूमों के अंदर इत्तेहाद पैदा करने के लिए जो भी साधन आपके पास है उन सारे साधनों का उपयोग उसके लिए करना होगा। इसके लिए पहल करनी होगी तो लगातार आपको समाज में जाकर काम करना पड़ेगा, विचारधारा का प्रचार करना होगा, भाईचारा निर्माण करने के लिए लोगों के अंदर जाकर काम करोगे तभी तो बनेगा। अब एक दिन के ये तो काम है नहीं, 365 दिन ये करता रहना पड़ेगा। हम लोग अगर मुद्दों के आधार पर समाज में जाकर काम करना शुरू करेंगे तो मुद्दे तो बदलते रहेंगे। कर्नाटका का आपने एग्जांपल लिया, कभी हिजाब का मुद्दा आया, कभी हलाल का मुद्दा आया, वो मुद्दे बदलते रहेंगे, मगर उसके पीछे जो एजेंडा है, उसके पीछे जो इंटरेस्ट है वो एक ही है। हम लोग इश्यूज़ के आधार पर प्रतिक्रिया करते बैठेंगे, कितनी भी आप प्रतिक्रिया करो, हर बार आपकी प्रतिक्रिया खरी होगी, प्रतिक्रिया से आपकी शक्ति खर्च होगी और फ़ायदा उनको होता रहेगा। इसलिए विचारधारा के आधार पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ये मामला तभी बनेगा जब आप समाज के अंदर जाकर लगातार काम करते रहेंगे, एक दूसरे के करीब आए। करीब आने का तरीका विचार का हो सकता है, भाई को भाई मतलब जो है भाईचारा बनाने का तरीका का एक विचारधारा हो। इस देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों के आधार पर चलना चाहिए। संविधान ने मूल्य बना कर दिए कि किस आधार पर वो चलेगा, किस आधार पर राष्ट्र बनेगा, उसका तरीका क्या होगा, उसको चलाने का तरीका क्या है, वो सारा निर्धारित करके दिया गया। अब उन मूल्यों को अगर हम समाज में स्थापित नहीं करेंगे, न्याय का, समता का, बंधुता का, भाईचारा का, यह अपने आप थोड़ी आएगा। इसको तो स्थापित करने के लिए प्रयास करना होगा। ये काम समाज के बुद्धिजीवियों का है, ये काम मीडिया चलाने वाले लोगों का, ये समाज के बुद्धिजीवी जिम्मेदार लोगों का काम। वो जितनी ज़्यादा संख्या में इसका प्रचार करेंगे, लोगों के अंदर ये भाईचारा निर्माण करेंगे, उसी अनुपात में एक मामला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे बामसेफ के कौमी सतह के कौमी सदर कुमार काळे साहब। इन्होंने बाकी काफ़ी खुलकर अपनी बातें हमारे सामने रखी और एक अहम बात और पूरी इन बातों का निचोड़ यही है कि इस वक्त जिस तरह से हालात सामने हैं और हालात का मुकाबला करने के लिए हमें आइडियोलॉजी के साथ चलना होगा, यानी ये एक विचारधारा की जंग है और इसको इसी तरीके से हम लड़ सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो भी दबे कुचले और मजलूम तबकात हैं, इनको आपस में मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह से देश को तोड़ने वाली ताकतें काम कर रही हैं, अगर यहाँ इत्तेहाद पैदा हो जाएगा तो इन हालात का सामना कर सकते हैं और उनके एजेंडे को हम नाकाम बना सकते हैं। यही पैगाम, इसी पैगाम के साथ कुमार काळे साहब को शुक्रिया अदा करते हैं और देखते रहिए यस इंडिया।